चलो ध्यान दो, शुरू करते हैं। उसमें पहले हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले पार्ट को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आराम से ये तुम्हारा टाइट्रेशन वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, तो मेरे हिसाब से 1 घंटा तो उसी में निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग कर रखा है वो चीज, तुम लोग को समझ में नहीं आता, पता नहीं कि उसमें दिक्कत क्या होता है। एक्चुअल में उसमें कुछ रिएक्शन से एक तो याद रखने होते हैं। तुम लोग को बोला भी था कि डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होता है, जैसे मैंगनीज वाला पार्ट हो गया, मतलब MnO4 माइनस वाला जो पार्ट है, अगर उसको हम लोग कंसिडर करके चले तो उस केस में एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो उसमें जैसे डी ब्लॉक वाले पार्ट के रिएक्शन को थोड़ा याद रखना होता है, हाइपो सॉल्यूशन वाला रिएक्शन याद रखना होता है। जैसे अगर MnO4 माइनस वाले पार्ट को हम लोग एसिडिक मीडियम में लेकर चलते हैं, तो एसिडिक मीडियम वाले पार्ट में जो ऑक्सीडेशन का चेंज होता है वो कहाँ तक होता है, मतलब MnO4 माइनस वाला पार्ट एसिडिक मीडियम में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो +2 में जाता है। बेसिक मीडियम में कहाँ जाता है, तो MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो वो सब रिएक्शंस याद रखने होते हैं। बाकी हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, लॉ ऑफ मतलब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, एग्जैक्टली उसी चीज से मतलब रखना होता है। वैलेंसी फैक्टर निकालने वाला पार्ट आता है सबको कि कुछ कैलकुलेशन देना पड़ेगा अपने को? बता दो जल्दी बताओ भाई, वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट बताना पड़ेगा या फिर आता है? आता ही है सर। मेरे हिसाब से तो आना चाहिए वैलेंसी फैक्टर। चलो एक काम करते हैं, वैलेंसी फैक्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ हाँ आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा उस चीज को ढंग से। हम एक काम करते हैं, वैलेंसी फैक्टर वाले पार्ट का कुछ क्वेश्चन हम बस फटाफट कैलकुलेट करा देते हैं, और इक्विवेलेंट वेट वाला पार्ट कैलकुलेट करा देते हैं, ठीक है? इसका हम थोड़ा तेजी से रिवीजन करा देते हैं। जैसे जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट वाले पार्ट में हम लोग जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उस चीज को हम लोग n फैक्टर से डिवाइड करके चलते हैं। n फैक्टर मतलब हम लोग बेसिकली वैलेंसी फैक्टर की बात कर रहे होते हैं। और वैलेंसी फैक्टर हम लोग जब एसिड बेसिस के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ H प्लस या नंबर ऑफ OH माइनस वाला पार्ट जो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर मान लो केवल H2SO4 दिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो कोई भी एसिड या बेस जितना H प्लस या OH माइनस दे सकता है, उस चीज को हम लोग वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। और उसी के बाद इक्विवेलेंट वेट वाले पार्ट से हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास था, तो सिमिलर टाइप से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हम लोग कंसिडर करें, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे मोलर मास था एग्जैक्टली उसी की जगह पे इक्विवेलेंट मास से इक्विवेलेंट वेट वाले पार्ट को कंसिडर करके आराम से काम कर सकते हैं। हम लोग को जैसे फैराडे सेकंड लॉ में हम लोग ये काम किए थे कि जब सीरीज कनेक्शन होता है, तो सीरीज वाले पार्ट में एक तरफ का मतलब एक इलेक्ट्रोड वाले पार्ट का जो हम लोगों का ये रहता है, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली दूसरे इलेक्ट्रोड पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम ही निकल के आता है। हम लोग इसी चीज का कंसिडरेशन वहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। तो इस पूरे कैलकुलेशन वाले पार्ट में एल वैलेंसी फैक्टर निकालते वक्त एक तो एसिड और बेस का था, दूसरा किसी रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है इस चीज का कैलकुलेशन था, और तीसरा हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चलते थे कि कोई नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई सॉल्ट है, तो उसके से वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो जब सॉल्ट लेते हैं जिसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जितना नेगेटिव चार्ज है, उस चीज को हम लोग वैलेंसी फैक्टर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हाँ एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाले पार्ट में दो पॉसिबिलिटीज होता है। एक जगह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, जैसे मान लो रिएक्टेंट ए वाला पार्ट अपने आप को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो जैसे जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, तो बैलेंसिंग करते वक्त जैसे रिएक्शन तो ऐसा ही लिखा रहता है, ए वाला पार्ट B प्लस C में जा रहा है। जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो 2A लेके काम कर सकते हैं, तो ए वाला पार्ट जो B में गया, ए वाला पार्ट जो C में गया, अगर बैलेंसिंग में नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सेम है, मतलब कोफिशिएंट वाला पार्ट सेम है, तब तो उस केस में आइदर ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को देख लो या फिर रिडक्शन वाले पार्ट को देख लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसके हिसाब से हम लोग सारा कंसिडरेशन लेकर के चलेंगे। जैसे मान लो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होता, तो इस केस में ए वाले पार्ट का वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू 10/x लेके चल सकते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर यूनिट मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो जब बैलेंसिंग में ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में एग्जैक्टली सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहा, तब तो उस केस में हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेके चल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी केसेस हैं, जैसे मान लो Cl2 वाला पार्ट है, अगर Cl2 को हम लोग बेसिक मीडियम में डालते हैं OH माइनस, तब उस केस में
ClO3 माइनस बनता है और साथ ही साथ Cl माइनस का फॉर्मेशन होता है। तो जब इस चीज़ को बैलेंस करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे 6 का फैक्टर आता है, 6 का फैक्टर आता है शायद यहाँ वाले पार्ट में, 10 का फैक्टर आता है और यहाँ वाले पार्ट में 2 का फैक्टर आता है। एग्जैक्टली हम बैलेंसिंग याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट इस टाइप का फैक्टर आता है। OH माइनस का बैलेंसिंग हमको ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक तो 5Cl2 होता है और उसके अलावा एक Cl2 होता है। तो एक जगह Cl2 से ये चीज़ बन रहा है और दूसरा 5Cl से ये चीज़ बन रहा है। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट अनइक्वल है तो अनइक्वल कोफिशिएंट के केस में हम लोग बस ये देखते हैं कि टोटल क्लोरीन वाला पार्ट कितना था, तो टोटल 6 वाले पार्ट के बराबर था। और इस केस में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आ रहा था, तो जैसे यहाँ 0 से, क्या यहाँ यहीं से ले लेते हैं, यहाँ 0 से हम लोग Cl माइनस में जा रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे वैल्यू -10 के बराबर है और यहाँ पे वैल्यू 0 के बराबर है। मतलब टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है वो 10 के बराबर निकल के आ रहा फॉर 6 क्लोरीन एटम। ऐसा हम लोग कंसिडरेशन लेके चलेंगे, तो यहाँ से वैलेंसी फैक्टर 10/6 के बराबर आराम से कंसिडर करके चल सकते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक केस थोड़ा ध्यान रखना, अगर सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ तब उस केस में हम लोग केवल एक के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर अलग अलग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ तो हम लोग सारे स्पीसीज के रिस्पेक्ट में एक ही बारे में बात करेंगे। इससे एक पार्टिकुलर पार्ट का ध्यान रखना होता है। कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट एग्जैक्टली कितना निकल के आएगा। जैसे ट्राई करते जाओ क्वेश्चन में। HCl वाले पार्ट का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? H2SO4, H3PO4, H3PO3, या फिर ऐसा कर सकते हैं H3PO4 वाला पार्ट, जैसे HCl वाला पार्ट डिसोसिएट करके H प्लस और Cl माइनस में जा रहा है, तब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? H प्लस और HSO4 माइनस में जाएगा, तब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? इन सब का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, मतलब इन सब साइड्स का। दूसरा केस ऐसा ले सकते हैं, H3PO4 वाला पार्ट अगर 2H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस में जा रहा, या फिर H3PO4 वाला पार्ट 1H प्लस प्लस H2PO4 माइनस में जा रहा, H2PO4 माइनस में, तब उस केस में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? फटाफट बोलते जाओ, पहले वाले केस में वैलेंसी फैक्टर कितना होना चाहिए? पहले वाले से 1। दूसरे वाले केस में 2, दूसरा वाले में भी 1, 1 ही होगा। 1। तीसरे वाले केस में 3, 3। 3, फोर्थ वाले केस में 2, 2, इससे मतलब नहीं होता है कि प्रोटिसिटी क्या है, इससे मतलब होता है कि रिएक्शन के टाइम पे कितना H प्लस रिप्लेस हुआ। तो इस रिएक्शन के टाइम पे एक ही H प्लस रिप्लेस हुआ है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 लेके चलेंगे। इसमें 3 H प्लस रिप्लेस हुआ तो 3, यहाँ 2 H प्लस रिप्लेस हुआ 2, यहाँ 1 H प्लस रिप्लेस हुआ तो 1 के बराबर वैल्यू आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। आगे ट्राई करते जाओ। रिएक्शन के हिसाब से कंसिडरेशन लेना जरूरी होता है, रिएक्शन के हिसाब से काम करो। क्वेश्चन नंबर 10 में दोनों का वैलेंसी फैक्टर निकालना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड का। क्वेश्चन नंबर 7 में कितना होगा वैलेंसी फैक्टर? क्वेश्चन नंबर 7 में सर 1, 1। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में भी 1। 1। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में 3। सिंपल सा केस है सब, इसलिए फटाफट डिस्कस करते जा रहे हैं।
क्योंकि आगे वैलेंसी फैक्टर के ये सब पार्ट में कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कितना होगा वैलेंसी फैक्टर, ट्राई करके देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में 5। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 होना चाहिए, टोटल चेंज 5 का है और यहाँ कोफिशिएंट 1 के बराबर दे रखा। तो एक मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन दे रखा। तो इस केस में अगर एक मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर पहले वाले साइड में। और Mn2+ अगर लेके चले तो भी यहाँ कोफिशिएंट 1 है, उसके लिए 5 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, मतलब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 5 लेके आराम से चल सकते हैं। नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, 1। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 1 के बराबर है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर ले सकते हैं। नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, 1 1 किसका 1, इसका C2O4 2- का कितना होगा ये बताना है पहले। 1 1 पक्का, जैसे 1। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। सर 2 का। C2O4 2- में जब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्जेलेट आयन है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O-। तो इस केस में जब यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1 +3, यहाँ वाले पार्ट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर CO2 वाले पार्ट में +4 के बराबर है, लेकिन टोटल 2 एटम्स के लिए चेंज है। तो अगर ढंग से देखो तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +6 के बराबर है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट टोटल मिला के +8 के बराबर है, तो टोटल चेंज वाला पार्ट यहाँ से 2 का है। तो C2O4 2- के लिए कितना वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड चल रहा है भाई, बैकग्राउंड बंद करो। ज्ञान रंजन, हाँ, कितना आएगा C2O4 2- वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर, 2 का आ रहा है सर। 2 आ रहा है। और CO2 का, यस सर 2। CO2 जल्दी बोल, अरे इतना टाइम लगेगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 2 के बराबर है, यहाँ कोफिशिएंट 2 के बराबर है, तो पर मोल के 1। लिए 1 हो जाएगा, आराम से 1 के बराबर ले सकते हैं। न टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा कंसिडरेशन लेकर के हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये लेकर के चल सकते हैं, Cr2O7 वाला पार्ट, Cr2O7 2- और उसके अलावा 2Cr+3, इसमें दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालो और उसके आगे क्वेश्चन देखते जाओ, फटाफट ट्राई करते जाओ क्वेश्चन। इस स्पीसीज का नाम मालूम है जिसको अंडरलाइन किया है येलो कलर से, जिंकेट। जिंकेट, क्लास 10 से पढ़ा होगा, सोडियम जिंकेट वाला पार्ट। यस सर। बताओ पहले वाले केस में क्या होगा, रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में वैलेंसी फैक्टर। रिएक्टेंट के साइड में 6 और प्रोडक्ट के साइड में 3। रिएक्टेंट के साइड में 6। पक्का 6 हो सकता है, मतलब हमको नहीं मालूम, हम तो बस ऐसे ही रिएक्शन लिख दिए फटाफट। रिएक्शन वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +6 के बराबर है, यहाँ +3 के बराबर है, तो 2 एटम के लिए टोटल +6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 एटम है, टोटल +12 हो जाएगा। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 6 के बराबर है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फैक्टर 6 के बराबर। और यहाँ 2 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फैक्टर 3 के बराबर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो, IO3- और I2 फटाफट ट्राई करते जाओ।
आगे और भी रिएक्शंस नोट कर सकते हैं। MnO4 माइनस वाला पार्ट Mn+2 में जा रहा और Mn+6 में जा रहा। इसमें केवल इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन करना, MnO4 माइनस वाले पार्ट का। इक्वेशन बैलेंस करने का जरूरत पड़ेगा क्या? पड़ेगा। 3MnO4 माइनस होना चाहिए यहाँ वाले पार्ट में 2। इक्वेशन वाला पार्ट हम लिख करके दे रहे हैं। 3MnO4 माइनस सामने वाले पार्ट में 2Mn2 प्लस और Mn+6, क्योंकि इसके बिना कमेंट नहीं कर पाएंगे। इस बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से सोच के बताना है। तीनों का ही सोच के बताओ कि MnO4 माइनस का कितना होगा, Mn2 प्लस का कितना होगा, Mn+6 का कितना होगा। बताओ ये पहले वाले केस में कितना होगा, IO3 माइनस से कितना होगा? सर इसमें 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। I2 वाले पार्ट में कितना होगा? I2 वाले में भी सर इसमें वैसे ऑल्दो इक्वेशन बैलेंस दिया नहीं है तो बोलना थोड़ा गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 लेकर के चलेंगे बैलेंसिंग करने के लिए है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, लेकिन एक्चुअल में जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन का केवल एक पार्ट दे रखा है तो ठीक है, इसमें प्रोडक्ट वाले साइड का मत निकालना, केवल रिएक्टेंट वाले पार्ट का निकालो, ठीक है। क्योंकि I2 वाले पार्ट सीधा IO3 माइनस में नहीं कन्वर्ट हो सकता। ये जब IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है तो नॉर्मली I माइनस में भी कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए इसमें केवल रिएक्टेंट वाले पार्ट का निकालना। इन सारे क्वेश्चन में केवल रिएक्टेंट वाले पार्ट का निकालो, क्योंकि एक स्पीसीज के लिए तो हम लोग बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ऑक्सीडेशन हाफ में या रिडक्शन हाफ में, तो वहां से भी काम कर सकते हैं। सेकंड वाले केस में क्या होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में जिंक ऑफ कितना होगा वैलेंसी फैक्टर? सर 2। जिंक वाले पार्ट में 2। जल्दी कैलकुलेट करो भाई, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर, इतना मार मारेंगे ना तुम लोगों को, क्या ही तुम लोगों को टाइट्रेशन समझ में आएगा। इसीलिए तुम लोग को दिक्कत होता है क्या टाइट्रेशन में? अभी हमको लगता था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया तो टाइट्रेशन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो जाता है, बस उसमें 2-4 डी ब्लॉक के रिएक्शंस याद रखने होते हैं, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम वाला पार्ट। सर 2 ही तो आ रहा है। जिंक वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर है और ZnO2 2 माइनस दे रखा, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 के ही बराबर होगा, तो एक मॉलिक्यूल के लिए +2 का मतलब टोटल 2 का चेंज दिखाई दे रहा, वैलेंसी फैक्टर 2 के बराबर ले सकते हैं। NO3 माइनस से NH3 प्लस वाला पार्ट जा रहा है, NH3 प्लस में -3 वाला पार्ट होना चाहिए, और NO3 माइनस वाले पार्ट को जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस और यहाँ पे एक O माइनस लेके चल रहे हैं, तो इसके इसमें 4 बॉन्ड प्लस एक 4 +5 होना चाहिए। तो +5 से जब हम लोग -3 में जा रहे हैं तो टोटल चेंज कितने का हो रहा, तो +5 से -3 जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 8 के बराबर हो रहा, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट आराम से 8 के बराबर ले सकते हैं। NH4 प्लस से जब NH2OH दे रखा है, NH4OH नहीं, NH2OH, NH4 प्लस से NH4OH जाएंगे तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं होगा, वैलेंसी फैक्टर 0 हो जाएगा। NH4 प्लस से NH2OH में जब जाएंगे तो इसके इसमें नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और इसके अलावा एक OH वाला पार्ट, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो -2 आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो +1 आएगा, तो टोटल यहाँ पे -1 वैल्यू हो गया। जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन वाले पार्ट पे टोटल -2 के बराबर वैल्यू, माइनस है ना 4 नेगेटिव चार्ज, मतलब -3 के बराबर वैल्यू निकल के आना चाहिए। तो NH4 प्लस में -3 के बराबर वैल्यू है, जबकि NH2OH वाले पार्ट में -1 के बराबर वैल्यू है। टोटल चेंज यहाँ 2 का ही है, अगर 2 का है तो वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट आराम से 2 के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। केवल रिएक्टेंट वाले पार्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालो।
कितना आ रहा क्वेश्चन नंबर 18 में वैलेंसी फैक्टर MnO4 माइनस का? ज्ञान जल्दी बता। आवाज नहीं आ रहा है जी तुम लोग को? हेलो, सर आ रहा है सर। आंसर नहीं आ रहा तुम लोग का। जल्दी कैलकुलेट कर। केवल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ही तो देखना है टोटल। तो ये इसे ध्यान रख, डिविजिबली करेंगे या फिर एक चीज ध्यान देखते हुए काम करना कि ऑक्सीडेशन हाफ है रिडक्शन हाफ है, ये सब चीजें बहुत बेसिक है तो मालूम होगा भाई तुम लोग को बैलेंसिंग के टाइम पे। यहाँ पे Mn+7 है तो +7 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। यहाँ पे +7 से +6 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट ही रहा है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा रिडक्शन हाफ है। अगर पूरा का पूरा रिडक्शन हाफ है तो टोटल रिडक्शन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ? जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों था तो अलग बात होता है, इधर ऑक्सीडेशन देख लो या रिडक्शन देख लो। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ ना बैलेंसिंग में कि एक स्पीसीज दो में रिडक्शन में जा रहा है और दूसरा काउंटर पार्ट ऑक्सीडेशन में जा रहा है, या दो स्पीसीज एक में कंबाइन करके रिडक्शन में जा रहा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब दो स्पीसीज ऑक्सीडेशन में जाते हैं और एक रिडक्शन में जाता है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है, इधर दोनों के कंबाइंड वाले पार्ट को देख लो ना, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के कंबाइंड वाले पार्ट को देख लो या फिर रिडक्शन वाले पार्ट को देख लो। तो यहाँ पे एक ही स्पीसीज रिडक्शन में जा रहा है और दूसरी जगह भी रिडक्शन में जा रहा है, तो टोटल जो रिडक्शन का चेंज है, ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल चेंज रिडक्शन के टाइम पे, उस चीज को देखेंगे हम लोग। तो बैलेंसिंग के हिसाब से अगर काम करे तो खैर बैलेंसिंग के हिसाब से भी क्या ही काम करे, जैसे अगर उनको टोटल ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ वाले पार्ट में दिख रहा है हम लोगों को 3 × 7 मतलब 21 है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ वाले पार्ट में टोटल 4 के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ वाले पार्ट में 6 के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर है। तो 6 4 10 हो गया यहाँ के बराबर वैल्यू, मतलब टोटल राइट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर 10 के बराबर है, लेफ्ट साइड में 21 के बराबर है। टोटल चेंज कितने का हो गया? तो 11 के बराबर चेंज हो गया। 3 मॉलिक्यूल के लिए 11 के बराबर चेंज है, 1 मॉलिक्यूल के लिए 11/3 हो जाएगा। इक्वेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ का ध्यान रखते हुए काम करना है। ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीडेशन दे रखा तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ऐसा इस टाइप का नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे +6 है, अच्छा +6 के हिसाब से लेना रिएक्शन। इसमें 3 होगा सर। देख लेते हैं, +7 इसमें होना चाहिए, Mn2+ वाले पार्ट में 2 है और इधर 6 है, तो 14 और यहाँ वाले पार्ट में 2 और यहाँ 6 होना चाहिए, तो टोटल 8। 14 - 8 मतलब 6, 6/2 इसका मतलब 3 के बराबर आराम से निकल के आ जाएगा। हाँ ठीक है, 3 के बराबर हम लोग आराम से इसमें कंसिडरेशन लेकर के चल सकते हैं। जैसे एक तो ये पार्ट है जहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट में अलग अलग स्पीसीज को लेकर के चल रहे थे और अलग अलग स्पीसीज वाले पार्ट से फिर हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे थे, रिडक्शन करा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा हम लोगों को कंसिडरेशन लेकर के चलना पड़ेगा, मतलब इन सब चीज़ों में या जो भी रिएक्शन दे रखा है उसमें केवल ऑक्सीडेशन पार्ट देखो या केवल रिडक्शन पार्ट देखो। कभी कभी हो सकता है कि दो पार्ट मिल के एक ही स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहे हैं और दोनों ही ऑक्सीडेशन के पार्ट है और एक काउंटर पार्ट रिडक्शन का होगा, मतलब ओवरऑल रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होगा। लेकिन जैसे मान लो कि 3 रिएक्टेंट दे रखा, A+B+C, और प्रोडक्ट वाले पार्ट में D+E बना रहा है, तो A+B डी वाले पार्ट में जा रहे हैं और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +5 ले लेता है। तो ये ए बी वाला पार्ट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ए वाला पार्ट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है यहाँ के हिसाब से लेंगे हम लोग। और काउंटर पार्ट में जो सी वाला पार्ट रिड्यूस हो रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज भी बराबर होगा। ऐसा होता है कि दो स्पीसीज एक ही बार ऑक्सीडेशन में जा रहा है, या फिर दो स्पीसीज ऑक्सीडेशन में जा रहा है, या दो स्पीसीज रिडक्शन में जा रहा है, या एक स्पीसीज दो पार्ट में ऑक्सीडेशन में डिवाइड हो रहा है, या एक स्पीसीज दो पार्ट में रिडक्शन में डिवाइड हो रहा है। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन हाफ में उस चीज को दोनों को ऐड करते थे हम लोग, ओवरऑल रिडक्शन हाफ में भी हम लोग दोनों को ऐड करते हुए काम करते थे।
उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, डायरेक्टली ऐसे सवाल का जवाब हम लोग नहीं दे सकते। इन सब चीज़ों का थोड़ा कंसिडरेशन लेकर के चलो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक काम करो, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, थोड़ा बैलेंसिंग वाला पार्ट भी इसमें हम लोग चेक कर लेंगे। K2 Cr2O7 वाले पार्ट को हम लोग जो बैलेंस आउट कर रहे हैं, इसका रिएक्शन है HCl के साथ, प्रोडक्ट वाले पार्ट में KCl का फॉर्मेशन हो रहा, उसके अलावा CrCl3 का फॉर्मेशन हो रहा, उसके अलावा Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा। बैलेंसिंग करके देखो। और इसमें मीडियम मेरे हिसाब से देने की शायद ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, HCl दे रखा है, HCl मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग है। और K2Cr2O7 का वैलेंसी फैक्टर निकालो, केवल K2Cr2O7 का। कितना आ रहा बैलेंस फैक्टर, जल्दी बताओ। अबे नालायक लोग, तुम बहुत मार खाएगा तुम 6 आ लोग। रहा है। तुम लोग कौन से तरीके से बैलेंसिंग कर रहा था भाई? अरे ज्ञान कौन से तरीके से बैलेंसिंग कर रहा है? हाँ, सर पहले एटम को बैलेंस कर रहे हैं, फिर वाटर ऐड करके फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर। कौन से मेथड से कर रहा है? तुम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कर रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर रहा है? आयन इलेक्ट्रॉन। ज्योति, सर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे थे। आदित्य, आदित्य गौतम, ऑक्सीडेशन नंबर मीटर। आदित्य राज, सर आयन इलेक्ट्रॉन। अखिलानंद, सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। प्रियांश, आयन सॉरी, इलेक्ट्रॉन। आयुष, सत्यजीत। आयन इलेक्ट्रॉन। भाई तुम लोग नालायक है एक नंबर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाफ रिएक्शन मेथड यूज किया करो, जहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों की जरूरत होती है। उसके अलावा हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग किया करो, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसी से काम होता है यहाँ वाला। और क्योंकि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, ये भी डायरेक्टली पता चल जाता है। Cr2O+7, इसलिए तुम लोग इतना टाइम लग रहा है। यहाँ वाले पार्ट में +6 है, यहाँ वाले पार्ट में Cr+3 के फॉर्मेट में दे रखा। और दूसरा, जब क्लोरीन वाले पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ -1 है, यहाँ तो -1 है, अपने काम का नहीं है। Cl3 -1 है, ये भी अपने काम का नहीं है। Cl2 0 के बराबर अपने काम का है। तो +6 से +3 में जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में रिडक्शन हो रहा है, और हम लोग -1 से 0 में जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले तो एटम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, ये बैलेंस वाला पार्ट निकल के आ गया। उसके बाद जब बाकी एटम्स को बैलेंस करेंगे, मेन एटम्स को, तो यहाँ के Cl- वाले पार्ट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक्चुअल में फर्क पड़ रहा केवल यहाँ वाले पार्ट में, तो हम लोग वहाँ से बैलेंस आउट करके काम कर सकते हैं। बाकी तो हम लोग Cl- जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उसको हम लोग लास्ट स्टेप में भी आराम से वो कर सकते हैं। एक्चुअल में जो रिएक्शन लिखा जाता है वो इतना ही लिखा जाता है कि H+ था भी नहीं, यहाँ पे एक Cl- था, यहाँ पे K+ वाला पार्ट भी नहीं था, Cr2O7- था, और यहाँ वाले पार्ट में जो Cl- बना, ये अपने काम का नहीं था, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं आया, इस चीज़ को छोड़ दिया पहले ही। उसके अलावा Cr+3 केवल लिखा और इससे काम चल गया। जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो लास्ट में अपने आप बैलेंस आउट होता ही होता है। तो केवल यहाँ से Cl-1, उसके अलावा Cr2O7 2 Cr3+, Cl- इतने से काम चल जाएगा। तो मेन एटम बैलेंस के यहाँ पे 2,
और क्लोरीन क्रोमियम ये सॉरी क्रोमियम वाला पार्ट भी बैलेंस आउट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो +6 से 2 एटम था, इसका मतलब नेट चार्ज +12 के बराबर था। +12 से हम लोग +6 में जा रहे हैं, मतलब 6 का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है। और जब नीचे वाले पार्ट में जाएंगे तो 2 के ऊपर माइनस है, मतलब -2 और यहाँ 0, मतलब टोटल चेंज 2 के बराबर है। तो 2 × 3 करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यू है वो 6 के बराबर आएगा और यहाँ वाले पार्ट में 3 के बराबर। बट इसमें तो कुछ भी एडअप नहीं हो रहा, तो और कुछ भी एडअप नहीं हो रहा तो उसको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, उसके बिना काम चल जाएगा। और जो KCl और SCl आएगा वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो बैलेंसिंग करके देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे K2 था उसको ऐड कर दिया, प्रोडक्ट में KCl था लिख दिया, तो इस केस में डेफिनेटली अपने को दो KCl चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, लिख देते हैं। जैसे ये अब मेन अपना बैलेंसिंग हो गया था, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे K2 ऐड किया था, तो K2 के अलावा अपने पास Cr2O7 के बराबर वैल्यू है। उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट में 6 Cl माइनस है, मतलब बेसिकली 6 H प्लस वाला पार्ट भी होगा, 6 HCl होगा। सामने वाले पार्ट की बात करते हैं, तो सामने वाले पार्ट में अपने पास क्या दे रखा, तो वहाँ पे KCl दे रखा था, KCl जो हटाए थे वापस ऐड अप कर दिए। फिर यहाँ पे CrCl3 वाला पार्ट, तो CrCl3 वाले पार्ट का मतलब हो गया कि हम लोग +3 की जगह पे जो Cl हटाए थे उसके यहाँ लिख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रखे हैं। उसके अलावा 3Cl2 जैसा था वैसे का वैसे लिख दिया, इसको वाइट सी लिखते हैं हम Cl2 वाले पार्ट को, 3Cl2 और यहाँ वाले पार्ट में 2Cr वाला पार्ट। अब देख लो उसके बाद बाकी बचे आइटम्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ दिख रहा है हम लोगों को 2 चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ 2 पोटेशियम था, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग 2 K वाला पार्ट आराम से लिखते हुए काम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या चाहिए, तो Cl वाला पार्ट बैलेंस आउट है क्या, अगर नहीं है तो उतना ही हम लोग Cl माइनस ऐड कर देंगे, तो उतना ही दूसरे साइड H2 एडिशन करके देख लेंगे। तो 2 क्लोरीन यहाँ पे, यहाँ वाले पार्ट में 6 क्लोरीन और यहाँ वाले पार्ट में 6 क्लोरीन, मतलब 6 6 12 + 2 14, जबकि यहाँ 6 है, तो 6 का मतलब हम लोग 8 HCl ऐड कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे 8 HCl ऐड करेंगे तो टोटल HCl कितना हो जाएगा, 14 के बराबर। तो टोटल HCl यहाँ पे 14 के बराबर लिख दिया। उसके बाद क्या है, तो 14 H प्लस है, और एक चीज़ देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 7। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि टोटल 7 H2 में अपना काम चल जाएगा। तो एक्चुअल में इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा आसान समझा जाता है। जब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होगा जिसको हम लोग नॉर्मल एटम के कंजर्वेशन से बैलेंस आउट नहीं कर सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग करना आसान होता है। इसीलिए हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात करते हैं, मोल कंसेप्ट। लेकिन क्योंकि बैलेंसिंग करना आसान होता है इसलिए बैलेंसिंग के हिसाब से काम कर रहा होता है। तो टोटल 14 HCl, K2Cr2O7, 2 KCl, 2 CrCl3 और 3 Cl2 वाला पार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज टोटल कितना था, 6 के बराबर, या यहाँ से देख लो 6 के बराबर। तो एक मॉलिक्यूल के लिए 6 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, मतलब वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 6 के बराबर होगा। मान लो HCl के लिए बात करते हैं, तो HCl का टोटल 14 मोल्स है यहाँ पे, तो 14 मोल के लिए 6 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, तो 16/16, इसका मतलब 3/8 के बराबर अपना वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। बाकी सॉरी 14 था ना, यहाँ पे 16 लिख दिया हम, 14 था ना, ओके। 3/7 के बराबर वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए HCl वाले पार्ट में। मान लो KCl वाले पार्ट के लिए लिखते हैं, तो KCl में तो खैर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो नहीं रहा, बट ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ CrCl3 वाले पार्ट में 2 मोल के लिए हम लोग का 6 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, मतलब वैलेंसी फैक्टर 3 के बराबर लिख सकते हैं। 3 मोल के लिए 6 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, वैलेंसी फैक्टर 2 के बराबर लिख सकता है। बैलेंसिंग केवल उन एटम्स को देख के करो और हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, बैलेंसिंग में स्कूल के एग्जाम के लिए यूज़ करते हैं। कभी भी रिडॉक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना ही नहीं है, सीधा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखो और यहाँ से बैलेंस आउट करो। केवल मेन एटम रखो, जो एटम काम का नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ सबको हटाओ, सब लास्ट में अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया। तुम लोग को इसीलिए दिक्कत हो रहा है, तुम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग वाले पार्ट में दिक्कत है, तुम लोग को वैलेंसी फैक्टर निकालने में दिक्कत है। चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के, सोच समझ के ढंग से जवाब देना। Fe2 वाला पार्ट Fe2O3 में जा रहा, साथ ही साथ SO2 में जा रहा, क्या होगा इस केस में वैलेंसी फैक्टर Fe2 का।
पहले क्वेश्चन देख के ये पहचानो केवल ऑक्सीडेशन हो रहा, केवल रिडक्शन हो रहा कि रिडॉक्स हो रहा। अगर केवल ऑक्सीडेशन हो रहा तो एड अप करो, केवल रिडक्शन हो रहा तो भी ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को एड अप करो। अगर रिडॉक्स हो रहा तो केवल ऑक्सीडेशन हाफ देखो या केवल रिडक्शन हाफ देखो। FeS2 में कितना होगा फिर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बताओ। बोल भाई जल्दी बोल। FeS2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आयरन के ऊपर? हमेशा +2 के बराबर होता है। सल्फर वाले पार्ट में कितना होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं के दे रखा होगा असाइनमेंट में। Fe+2 है तो S2 2- होगा। जैसे परऑक्साइड होता है तो उसी तरह से थायोपरऑक्साइड का कंसंट्रेशन ले सकते हैं अब लोग। तो S2 2- मतलब यहाँ पे -1 के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। Fe2O3 वाले Fe2O3 हाँ Fe2O3 वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +3 के बराबर है, तो +2 से +3 में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और SO2 वाले पार्ट में +4 के बराबर, तो -1 से +4 में जा रहा है, तो -1 से +4 ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तो दोनों में ऑक्सीडेशन है। अगर दोनों में ऑक्सीडेशन है तो फिर हम लोग दोनों के पार्ट के एटम्स को बैलेंस आउट करके ये देखेंगे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितने के बराबर हो रहा है। जितने के बराबर होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ट्राई करके देखो फटाफट। वैसे इसमें एटम बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बैलेंसिंग नहीं दे रखा तो डायरेक्टली भी आंसर निकाला जा सकता है। डायरेक्टली आंसर निकालना पड़ेगा मेरे हिसाब से शायद। देख लो फिर भी एक बार। एटम बैलेंस्ड है क्या? FeS2 बैलेंस तो नहीं है भाई, +2 से +3 में जा रहे हैं, एक का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है। हाँ ठीक है, बैलेंस करना ही पड़ेगा शायद से, क्योंकि एटम बैलेंस नहीं है तो हम लोग जब रिडॉक्स करेंगे तो बैलेंसिंग तो आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। जैसे एक चीज़ दिख रहा यहाँ पे टोटल वैल्यू तो 2 के बराबर होना ही चाहिए, तभी जाकर के आयरन वाला पार्ट बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आयरन वाले पार्ट को बैलेंस आउट करेंगे तो उस केस में सल्फर वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। 2 सल्फर है यहाँ पे, 1 सल्फर है, इसका मतलब टोटल 4 हो जाना चाहिए यहाँ पे, 4 सल्फर के बराबर का वैल्यू। यार कुछ ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है मेरे हिसाब से, कुछ गड़बड़ की है क्या? Fe2O3 वाला जो पार्ट है वो +3 के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर रखना चाहिए, और FeS2 वाला पार्ट तो 2 के बराबर +n के साथ रखना चाहिए। S2 वाला पार्ट -1 के बराबर वैल्यू रखेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। SO2 वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कंसिडर करें तो +4 के बराबर ही होना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखेंगे तो एटम बैलेंसिंग तो दे नहीं रखा है, तो इसके बिना ही काम किया जा सकता था, बट इसके बिना काम करेंगे तो 2 एटम के लिए टोटल चेंज, यहाँ पे 1 एटम के लिए टोटल चेंज +4 के बराबर है। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ऊपर 1 के बराबर आ रहा, 2 एटम के लिए बैलेंस आउट करते हैं। रिएक्शन के बिना कमेंट करना थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर चेंज हो सकता है। चलो ठीक है, बिना अभी तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, अभी तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा इसमें। 2 सल्फर दे रखा, टोटल चेंज ठीक है। अभी के लिए इसमें एक काम करते हैं, बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज केवल कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल बिना रिएक्शन को बैलेंस आउट किए हुए। क्योंकि जब रिएक्शन देंगे तो डेफिनेटली बैलेंसिंग के टाइम पे वहाँ पे आयरन वाला पार्ट तो चेंज होना ही होना है। बट ठीक है, मेरे पास सवाल में बैलेंसिंग नहीं दे रखा, बस ऐसे एक रिएक्शन दे रखा था तो हम ऐसे ही डाल दिया है। चलो ठीक है, ध्यान दो। जैसे इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में अगर केवल आयरन की बात करें, केवल आयरन की, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और दूसरे वाले साइड में +3 के बराबर दे रखा, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 1 के बराबर है। तो बैलेंसिंग करते वक्त हम लोग हाफ कंसिडर भी करते हुए चल सकते थे, बात बराबर ही निकल के आएगा। एक एटम +2 में है, दूसरे वाले साइड में वहाँ पे हम लोग +3 के बराबर वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, और लास्ट में वैसे भी कैंसिल आउट हो ही जाना है मेरे हिसाब से बैलेंसिंग करेंगे तो। देख लेते एक बार, +2 से +3 में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 1 के बराबर था, और S2- बट 2 एटम यहाँ दे रखा है, तो एक एटम के लिए -1 से +4 में जा रहा है मतलब 5 का चेंज है, और 2 एटम के लिए × 2 कर सकते हैं मतलब 10 का चेंज है। टोटल वैल्यू 11 आना चाहिए। बैलेंसिंग करके भी देख लेते हैं, मेरे हिसाब से वैल्यू तो वही आना चाहिए, देख लेते हैं। अगर 2 FeS2 लेके चलेंगे तो आयरन तो बैलेंस हो गया,
और सल्फर वाले पार्ट में 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, उसके हिसाब से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 के बराबर हो गया, और यहाँ वाले पार्ट में 2 एटम के लिए 6 के बराबर हो गया। इसका मतलब टोटल चेंज 2 के बराबर है। ठीक है, उसके अलावा सल्फर वाले पार्ट को जब कंसिडर करके चलेंगे तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट यहाँ से 2 एटम के लिए -2 × 2 मतलब -4 के बराबर हो गया, और SO2 वाले पार्ट में टोटल 4 के बराबर वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब 16 के बराबर दे रखा। तो -4 से जब 16 जा रहा है मतलब टोटल चेंज 20 के बराबर है। हाँ, सेम ही चीज़ आएगा। यहाँ 2 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, यहाँ 20 का, मतलब टोटल जो चेंज है वो 22 का है, और 22 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 22 डिवाइडेड बाई 2 वैलेंसी फैक्टर आराम से 11 के बराबर निकल के आ जाएगा। तो हम लोग बिना बैलेंसिंग के भी काम करेंगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ निकल के आने वाला है। अगर हम लोग मेन आइटम बैलेंस करके चले तो वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 11 के बराबर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन इसी टाइप का और ट्राई करके देखो जहाँ पे एक ही एलिमेंट वाले पार्ट में इधर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है। ट्राई करके देखो। Cu2S, जब ये Cu2+ में जा रहा और सल्फर के केस में SO2 में जा रहा, कितना वैलेंसी फैक्टर होगा? फटाफट ट्राई करो। Cu2S में कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, मतलब वैलेंसी फैक्टर? 7। Cu2+ वाले पार्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर है, और +1 से +2 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा। सल्फर में -2 के बराबर है, SO2 वाले पार्ट में +4 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा। तो दोनों में अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे कॉपर के 2 एटम के लिए ले लेंगे वैल्यू, और सल्फर के 1 एटम के लिए। 8 8 8 हाँ, -2 वाले पार्ट से +4, इसका मतलब टोटल 6 का चेंज है। 6। कॉपर में +1 1 एटम के लिए था, तो 2 एटम के लिए हम लोग +2 ले सकते थे। तो यहाँ पे 1 एटम का वैल्यू +2 में चेंज हो रहा है, तो 2 एटम के लिए हम लोग आराम से 2 के बराबर का वेरिएशन ले सकते हैं। तो टोटल 2 + 6, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडेशन में जा रहा है, आराम से 8 के बराबर वैल्यू कंसिडर करके काम कर सकते हैं। फिर जब इसको बैलेंस करेंगे मेन आइटम के थ्रू तो भी यही आंसर निकल के आएगा। जैसे मान लो बैलेंस किए तो 2 कॉपर से अपना काम हो जाएगा, तो 2 कॉपर के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +2 के बराबर है। यहाँ पे 2 कॉपर के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4 के बराबर है। टोटल चेंज अभी भी 2 के बराबर ही दिखेगा। तो इसीलिए अगर इस स्पीसीज में 2 एटम दे रखा तो ऑक्सीडेशन नंबर में दोनों के वैल्यू को देख लो, लेकिन चेंज एक के लिए ही देखना कि एक एटम का चेंज +1 से +2 में जा रहा, मतलब एक का चेंज है। तो जब 2 एटम होगा तो 2 एटम में हम लोग आराम से +2 का चेंज लेते हुए काम कर सकते हैं, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो। नीचे दे रखा है सवाल, Fe2SO4 होल थ्राइस Fe2+ और SO2। ट्राई करके देखो। कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? एट ही आएगा सर इसमें भी। 8 8 8 देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और +3 वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेके चल रहे हैं +2। अच्छा ठीक है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इस पर +3 से +2 में जा रहा है,
और जब सल्फेट आयन की बात करेंगे तो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस वाला पार्ट, तो 2 4 6 +6, और यहाँ पे +4। अच्छा, दोनों इस पर रिडक्शन दे रखा। तो दोनों जब रिडक्शन है तो ओवरऑल रिडक्शन की बात करेंगे तो +3 से +2 में जा रहा है, तो एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, लेकिन इस स्पीसीज में टोटल 2 आयरन दे रखा, तो 1 × 2 ले सकते हैं, मतलब यहाँ से वैल्यू 2 के बराबर हो गया। और सल्फेट आयन में +6 है, यहाँ +4, मतलब टोटल जो चेंज है यहाँ पे हम लोग को 2 के बराबर दिख रहा, लेकिन टोटल 3 एटम्स हैं, तो 2 × 3 आराम से लेके चल सकते हैं, तो टोटल 6 का चेंज है इस पार्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए। तो 2 + 6, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर आराम से 8 के बराबर कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। KClO3 वाला पार्ट KCl बना रहा और साथ ही साथ O2 बना रहा। कितना? शायद 8। 8। तो 12 का आ रहा है। हमेशा एक चीज देख के काम करना कि कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है कि केवल ऑक्सीडेशन हाफ है कि केवल रिडक्शन हाफ है, ये सबसे प्राइमरी पार्ट होता है, उसके बिना कमेंट मत करना है डायरेक्टली। कौन से टाइप का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ है, रिडॉक्स? रेडॉक्स। रेडॉक्स। रिडॉक्स है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन वाला पार्ट हमको +5 में दिख रहा, यहाँ -1 दिख रहा, और ऑक्सीजन तो -2 में होता है, यहाँ पे 0 दिख रहा, तो +5 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और -2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आइदर इसमें केवल रिडक्शन हाफ देख लो या केवल ऑक्सीडेशन हाफ देख लो, दोनों ही देखने का है। तो एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, मेन एटम बैलेंस्ड है, पोटेशियम से कोई मतलब भी नहीं होगा। तब इस केस में +5 से -1 में जा रहा है, 6 का चेंज है एक ही एटम के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट का चेंज। रिडक्शन हाफ में 6 है, तो ऑक्सीडेशन हाफ में भी 6 के बराबर होगा, 3 एटम है टोटल, -2 के बराबर, और यहाँ 0 के बराबर, टोटल चेंज 6 के बराबर है। तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 6 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल है बट दो पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है। हमेशा इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करते हुए काम करना, तभी जाके आंसर दिया करना, ठीक है। और उसके बाद तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट एग्जांपल होगा। इसके बाद तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था, इक्विवेलेंट वेट वाला पार्ट, तो अभी ऊपर भी फॉर्मूला मेंशन किए थे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मेंशन किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का और मोलैरिटी का? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। इंटू एन फैक्टर। तो एक ये पार्ट ध्यान रखना है। तो एक चीज़ को देख के समझ में आ रहा होगा कि जैसे मोलैरिटी को केवल एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके काम कर रहे हैं तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग मोल्स के टर्म में काम करना चाहें तो मोल्स के टर्म में काम कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम करना चाहें तो बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के टर्म में काम करते हैं। तो जैसे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। जैसे मोलैरिटी वाला पार्ट होता है एग्जैक्टली उसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। बाकी अपना जो फैराडे सेकेंड लॉ है उसमें ऐसा मेंशन कर रखा था, कोई भी एक रिएक्शन है AA + BB + CC + DD, मान लेते कोई एक जनरल रिएक्शन है,
तो जब मोल कंसेप्ट यूज कर रहे थे तो वहां पे लिख रहे थे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए is equal to number of moles of B by stoichiometric coefficient of B by number of moles of C by stoichiometric coefficient of C is equal to number of moles of D by stoichiometric coefficient of D। ये हम लोग का stoichiometric कैलकुलेशन था, मोल मोल एनालिसिस वाले पार्ट में कर रहे थे। बट फैराडे सेकंड लॉ में हम लोग ये लिख रहे थे केवल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। इसी चीज को हम लोग रिडॉक्स में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोल देते हैं। काम वही है, बस नाम चेंज हो जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही कंसेप्ट है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट, या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा प्रोडक्ट। तो जैसे ही हम लोगों को मान लो रिएक्टेंट ए दे रखा, तो इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, उसके बिना ही काम चल जाता है। बट एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। अगर एन फैक्टर बिना बैलेंसिंग के निकाल पा रहे हैं तो आसानी से काम चल जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को ध्यान रखते हुए काम करना है। तो एक रिएक्टेंट अगर दे रखा जहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो उस केस में सीधा रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट। बस ये चीज़ अप्लाई कर देना होगा। इसमें करना क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना होगा। जैसे नॉर्मली जब हम लोग टाइट्रेशन यूज करते हैं तो टाइट्रेशन में नॉर्मेलिटी के टर्म में कम दे रखा होता है। टाइट्रेशन का मतलब हम लोग उधर इंडिकेटर वगैरह यूज करके चलते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस थोड़ा अलग चीज है, जो हम लोग फैराडे सेकंड लॉ में लेके चल रहे थे। नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। वहीं से आया है पूरा का पूरा कंसेप्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ वहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं मोस्टली। उसका एप्लीकेशन एक्चुअली में वहीं पे है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट बराबर होगा, सब आपस में भी सेम होगा। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं होता है। तो इस केस में जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो एक काम करो, क्वेश्चन करना शुरू करो फटाफट। कुछ क्वेश्चन का सेट बना रखे थे, तो एक्चुअल में हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को असाइनमेंट देने वाले थे। जो आज असाइनमेंट मिला था उसी टाइप का, उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेट करना है। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लो ताकि जब हम स्क्रीन से हटाए भी तो भी कोई दिक्कत ना हो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस enough carbon monoxide on reaction with carbon which can reduce 1.6 किलोग्राम Fe2O3। मेटलर्जी में रिएक्शन में भी पड़ा होगा। आयरन वाले पार्ट को हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन करा के रिड्यूस करा सकते हैं Fe के फॉर्म में। पहले मोल कंसेप्ट से ट्राई करके देखो इसको, सिंपल मोल कंसेप्ट से अप्लाई करके देखो। आयरन का मोलर मास 56 होता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो ध्यान रखना।
Calculate the amount of oxygen required to produce enough carbon monoxide on reaction with carbon which can reduce 1.6 kilogram Fe2O3. Enough carbon monoxide on reaction with carbon which can produce 1.6 किलोग्राम Fe2O3. हाँ ठीक है, सवाल में ऐसा मेंशन कर रखा है कि Fe2O3 वाले पार्ट को कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पार्ट रिड्यूस कर रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के प्रोड्यूस कर रहा है। तो Fe2O3 वाला पार्ट जब CO2 के साथ CO के साथ रिएक्शन करेगा तो Fe प्लस CO2 बनाना चाहिए। इसमें हम लोग ब्लास्ट फर्नेस वाले पार्ट में रिएक्शन कंसिडर करते हुए चलते हैं। कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा O2। ये तो केवल CO है, इसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है कार्बन के साथ रिएक्शन करा के। निकाला जी नालायक लोग। रिएक्टेंट की साइड में सिर्फ सी होगा या CO? रिएक्टेंट का साइड में CO ही तो लिखा है। सवाल में ऐसा पूछा है कितना ऑक्सीजन चाहिए हम लोगों को टू प्रोड्यूस एनफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद कार्बन। कितना ऑक्सीजन चाहिए जो कि कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा ताकि हम लोग उसको यूज करके 1.6 ग्राम Fe2O3 को रिड्यूस कर पाए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस कर रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड किसी सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले पार्ट में, मतलब प्रीवियस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। जीरो 0.06 मोल। 0.06 मोल। एक सेकंड देखने दो। आयरन तो बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4, 2 3 डालेंगे तो नहीं हो जाएगा। 3 से हो जाएगा सर। 3 हो जाएगा। यस 3 6 3, हाँ ठीक है 3 से हो जाएगा। तो 1.6 है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई मोलर मास 56 इंटू 2, मतलब 112, 112 प्लस 48, 160 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है कैलकुलेशन दे रखा, 10 मोल्स के बराबर वैल्यू दे रखा। तो Fe2O3 के 10 मोल के लिए हम लोग को CO वाले पार्ट का 30 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो ये तो मालूम पड़ गया कि CO वाले पार्ट का 30 मोल्स रिक्वायर्ड है। अब अगर हम लोग कार्बन वाले पार्ट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो CO बनाना है, इसका मतलब बैलेंसिंग वाले पार्ट में हम लोग हाफ लिख के काम कर सकते हैं। तो हम लोग को CO वाले पार्ट का 30 मोल चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो C प्लस हाफ O2, और पूछा है कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो आधा मोल इसके 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब जितना बन रहा है उसका आधा चाहिए होगा, तो 15 मोल ऑक्सीजन वाला पार्ट रिक्वायर्ड होगा। और 15 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा तो 15 इंटू इसका मोलर मास वाला पार्ट 32 के बराबर लेके चल सकते हैं। 32 इंटू 15 करेंगे तो 320 निकल के आएगा, प्लस 320 प्लस उसका आधा मतलब 160, इसका मतलब 32 16 480 ग्राम के बराबर वैल्यू होना चाहिए। ये अपना मोल मोल कंसेप्ट वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे हम लोग इक्वेशन बैलेंस आउट करके काम कर रहे थे। इक्वेशन लिखा, उसको बैलेंस आउट किया। अगर इसी चीज़ को हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट में करेंगे तो एक चीज़ ध्यान देना और ढंग से देखना इस चीज़ को। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम लोग क्या क्या किए थे एक्चुअल में, बस ये चीज़ देखो। तो हम लोग एक काम तो ये किए, Fe2O3 वाले पार्ट को CO के साथ रिएक्शन कराए। तो जब Fe2O3 को CO के साथ रिएक्शन कराए तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of Fe2O3 will be equal to number of equivalent of CO। ये सबसे पहला कंसिडरेशन होगा जिसको हम लोग को कंसिडर करके चलना हो सकता था। ठीक है,
क्योंकि हम लोग यही काम किए थे, फिर 2O3 से CO के मोल्स निकाले, फिर CO के मोल्स वाले पार्ट से O2 वाले पार्ट पे गए। तो अब यहाँ पे जैसे क्या है कि इधर हम कार्बन से ऑक्सीजन को रिलेट कर दें या फिर ऑक्सीजन को CO वाले पार्ट से रिलेट कर दें, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो CO वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2। तो सीधा सीधा दिख रहा कि Fe2O3 का इक्विवेलेंट CO के बराबर है और CO का इक्विवेलेंट O2 के बराबर है। तो हम काहे को बीच में CO को रखने जाएंगे, इस चीज़ को हटा देंगे यहाँ से। जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ से आराम से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2O3 आराम से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 के बराबर निकल के आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर एक का हम लोगों को वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देख लो कि Fe2O3 वाले पार्ट का वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो उसके हिसाब से क्या हम लोग का रिएक्शन निकल के आना चाहिए। ट्राई करके देखो एक बार। अब रिएक्शन के टाइम पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या हो रहा सोच के देखो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग गिवन मास 1600 ग्राम डिवाइडेड बाई जो इसका मोलर मास है वो तो कंसिडर करेंगे, और हम लोग वहाँ पे एन फैक्टर वाले पार्ट को भी कंसिडर करके काम करेंगे जो भी फॉर्मूला बताया था। ट्राई करके देखो इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर करेंगे, मतलब ऊपर एन फैक्टर कर सकते हैं। इज इक्वल टू ऑक्सीजन वाले पार्ट का एन फैक्टर, तो मास रिक्वायर्ड एक्स ले लेते हैं बाई मॉलिक्यूलर वेट वाला पार्ट m इंटू इसका एन फैक्टर वाला पार्ट यहाँ पे लिखते चल सकता है। इक्वेशन क्या यूज करेंगे ये चीज जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या हो रहा है ये चीज जरूरी है। वो गिवन इक्वेशन के हिसाब से या गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जज करना पड़ेगा। पहले खुद से सोच के देखो, उसके बाद हम आगे बताएंगे। चलो एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं इसमें। जब हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं तो लास्टली आयरन वाला पार्ट Fe2O3 वाला पार्ट Fe में कन्वर्ट हो रहा, तो हम लोग के पास ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 के बराबर है और यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का जो वैल्यू वो 0 के बराबर कन्वर्ट हो रहा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना निकल के आ रहा, मतलब वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट कितना निकल के आ रहा सोच के देखो। और उधर हम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं, +3 नहीं लिखे हैं, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं। कितना होगा Fe2O3 का वैलेंसी फैक्टर? 6 के बराबर, मतलब एक मॉलिक्यूल है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 6 के बराबर आ रहा, वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 6 के बराबर होगा। और ऑक्सीजन के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या निकल के आना चाहिए? 4 ऑक्सीजन के केस में 4 4 पक्का? उतना ही आ रहा है सर। तो नहीं आ रहा है। हम पूछ रहे हैं, हम ऐसे ही, हमको क्या मालूम, हम रट के थोड़े ना बैठे हुए। क्वेश्चन इक्वेशन लिखेंगे उस हिसाब से सॉल्व करो। अगर ऑक्सीजन वाले पार्ट की बात करेंगे तो जैसे हम लोग के पास रिएक्शन में O2 वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग शुरू क्या कहाँ से कर रहे थे, तो एक O2 वाला पार्ट कार्बन के साथ रिएक्शन किया था और प्रोडक्ट वाले पार्ट में CO2 में कन्वर्ट हुआ था। फिर Fe2O3 के साथ रिएक्शन कराया था, फिर भी वो O2 के CO के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। फिर उसके बाद फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना निकल के आया था, तो फाइनली CO2 वाला पार्ट मिला था हम लोगों को। तो टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, अगर इस चीज़ को कंसिडर करके चले हम लोग, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ वाले पार्ट में -2 है। जब टोटल हम लोग 2 आइटम के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे -4 के बराबर वैल्यू होगा। तो 0 से -4 में जा रहा है, मतलब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हम लोग आराम से 4 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए काम करना है थोड़ा, इसलिए हम थोड़ा बड़ा सवाल लिया, थोड़ा सवाल नहीं किया है क्योंकि मोल कर सकते सवाल सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग मटेरियल कहाँ पे है, फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है, और उसके हिसाब से टोटल उस पार्टिकुलर केस में
ऑक्सीडेशन नंबर का नेट चेंज एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, एक पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए क्या निकल के आ रहा है। तो इस केस में आयरन वाले पार्ट का वैलेंसी फैक्टर हम लोगों के पास 6 के बराबर है, ऑक्सीजन वाले पार्ट का वैलेंसी फैक्टर हम लोग के पास 8 के बराबर है। तो 1600 डिवाइडेड बाय मोलर मास 160 था, इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 6 के बराबर था। दूसरा मास निकालना था भाई, मोलर मास 32 के बराबर था और वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 4 के बराबर था, तो ये 8 निकल के आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे बचा 1600 मतलब 10 निकल के आ जाएगा। तो एक्स वाला पार्ट 6 इंटू 8 मतलब 48 इंटू 10 आराम से 480 ग्राम के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो ऊपर भी हम लोग का 480 ग्राम निकल के आया था और यहाँ वाले पार्ट पे भी हम लोग का 480 ग्राम मास निकल के आया। तो बस यही एक डिफरेंस है मोल कंसेप्ट वाले पार्ट में। इसमें जैसे पीओएसी अप्लाई करते थे ना, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। पीओएसी में केवल एटम कंजर्व करते थे, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई करके चल रहे हैं। तो टोटल रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट, बस ये रिलेशन निकालना है। और क्योंकि जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी, किसी के भी इक्विवेलेंट को रिलेट कर दो। बस ये देखना कि स्टार्टिंग रिएक्शन से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज फाइनल कंपोनेंट तक क्या निकल के आ रहा। तो Fe2O3 बाद में आया था, सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा होता, कार्बन के साथ O2 का रिएक्शन, हाफ O2 जो CO2 बनाता, सॉरी CO बनाता। फिर अगला रिएक्शन क्या था, तो यहाँ वाले पार्ट से हम लोग Fe2O3 का रिएक्शन कराए, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को CO2 मिला और साथ ही साथ Fe मिला। तो ऑक्सीजन स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ से था, इसका फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकल के आ रहा, जबकि Fe2O3 यहीं से आ रहा। तो जहाँ से जिसका जो चेंज है हम लोग केवल उस पार्ट के लिए कंसिडरेशन लेके चलेंगे, आराम से वहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, या नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करें क्या, कितना टाइम हो गया, 12-15। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में इस इशू डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला ही पार्ट डिस्कस कर लेंगे और फिर तीसरे चौथे लेक्चर में टाइट्रेशन कर लेंगे। हम तो सोचे थे कि टाइट्रेशन आज कर लेंगे सब क्वेश्चन को डिस्कस करके। तुम्हारे असाइनमेंट में वैलेंसी फैक्टर दे रखा था क्या क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आज दिया था असाइनमेंट, उसमें वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन था क्या, बताओ कोई। वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर नहीं कैलकुलेट था। करने का पार्ट था, केवल बैलेंसिंग था। सिर्फ केवल बैलेंसिंग था सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। मतलब बैलेंसिंग कर लेंगे तो वैलेंसी फैक्टर निकालना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी आज भी 20-21 क्वेश्चन करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पहले लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में टाइट्रेशन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेसिकली फैराडे सेकंड लॉ है, जहाँ जो काम उधर किया था वही काम यहाँ पे करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं, मेरे हिसाब से 8-10 क्वेश्चन करा देंगे इसके, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से टाइट्रेशन वाला पार्ट शुरू कर लेंगे। बट कुछ रिएक्शंस होंगे, एक तुमको हम रिएक्शन का लिस्ट बनवा के भेज देंगे, तुम लोग को पता नहीं वो डी ब्लॉक में याद है कि नहीं है। उन रिएक्शंस का लिस्ट याद रख लेना, उन रिएक्शंस का लिस्ट हम तुमको भेज देंगे, उनको याद रखना ही रखना है और उनको याद रख के ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे ही क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन में कुछ चीज़ें रिएक्शन के फॉर्मेट में तुमको याद होनी चाहिए, जब याद होंगी तभी हम लोग वो रिएक्शंस लिख पाएंगे, और जैसे ही वो रिएक्शन लिखेंगे तभी जाके प्रोडक्ट बना पाएंगे। हमको भी होता था जैसे वो जो रिएक्शंस वाला पार्ट होता है वो हमको भी याद नहीं हो पाता है कभी कभी, तो याद नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता है, उसको हम लोग लिस्ट से देख करके अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना वाला पार्ट कि हम याद होना ही होना चाहिए, लेकिन याद रहे तो हम लोग आराम से